तब अगला मुद्दा कि मौर्यकालीन कला की रूपरेखा तय करें, अशोक की कला ने किस तरह उसके विचारों की अभिव्यक्ति की। मौर्यकालीन कला की रूपरेखा, पहले ये कि इसकी रूपरेखा क्या है, और तब अशोक की कला ने किस तरह उसके विचारों की अभिव्यक्ति की। तो मौर्यकालीन कला और अशोक कला, मतलब इसका मतलब है कि इसमें हम सिर्फ अशोक के उदाहरण न दें, हमें अशोक के बाहर के भी उदाहरण नजर आते हैं, तो हमको पहले वो देना चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ द आंसर में मौर्यकालीन कला की रूपरेखा ही बता देंगे। 5 नंबर हमको इस पे मिलेगा, या 5 नंबर का हिस्सा वो कंटेन करेगा, और 5 नंबर होगा कि अशोक के विचार की अभिव्यक्ति कैसे हुई है, इस तरीके से। तो पहले मौर्यकालीन कला की रूपरेखा, क्या इस जगह पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोग को? मतलब सिंपल बात है कि आप स्थापत्य बता देंगे, उसके बाद मूर्ति कला बता देंगे, आप नृत्य संगीत की चर्चा वहां से करेंगे, उसके बाद अन्य लोक कला के उदाहरण, स्थापत्य के अंतर्गत राजमहल, गुफाएं, स्तूप, और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। मूर्तिकला के अंतर्गत भी राजकीय मूर्तिकला जो स्तंभों पर दिखते हैं, और लोक मूर्तिकला जो आपको यक्षिणी वगैरह में नजर आते हैं। अब तो हो जाएगा, छोटा ही लिखना भी है, इसमें ज्यादा तो करना नहीं। अन्य कला में बहुत तरह, जैसे मुद्रा है, जैसे अलंकरण है, जेवर वगैरह जो बनाते हैं, कई तरह के खिलौने वगैरह बनाए गए हैं, ये सब टेराकोटा के, वही सब अन्य कला में आ जाता। और तब हम देखें कि इसमें अशोक के विचारों की अभिव्यक्ति कैसे दिखती है। अशोक का विचार, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अशोक बौद्ध है, बौद्ध है, तो इसकी अभिव्यक्ति दिखती है स्तूपों में। उसके बाद फिर क्या है कि धर्म के मामले में उदार है, धर्म के मामले में उदार है, तो इसकी अभिव्यक्ति दिखती है गुफाओं में, गुफादान में। गुफादान में उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखोगे कि मूर्ति कला में जो पशु चुने गए, मूर्ति कला में पशुओं का चयन किस आधार पर,
पशुओं का चयन किस आधार पर किया गया है? तो इसको लेकर देखोगे कि एक इंटरप्रिटेशन है कि बौद्ध धर्म के आधार पर, दूसरा है सर्वसमावेशी विचार, सर्वसमावेशी विचार था, माने इंक्लूसिव विचार था, इंक्लूसिव विचार था। इसके बाद फिर क्या कहानी है कि सारनाथ के 4 सिंह क्या संकेत देते हैं? सिंह के संकेत क्या है? सारनाथ के 4 सिंह के संकेत क्या है? आप इन दोनों की व्याख्या कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं कहूं कि इसकी तो व्याख्या बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होगी आपको कि अशोक बौद्ध है तो स्तूप बनाया, अशोक धार्मिक रूप से उदार है तो गुफा उसने आजीविकों को दान में दिया। अब इसके बारे में ये कि भाई अशोक बौद्ध है तो इसलिए उसके स्तंभों के ऊपर जो मूर्तियां मिलती हैं, बैल है, हाथी है या सिंह है, इन पशुओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो शुरुआती दौर में यही इंटरप्रिटेशन किया गया था कि बीइंग अ बुद्धिस्ट ही हैड स्कल्पचर्ड दोज थिंग्स जिनकी की पूजा बौद्ध धर्म में होती है। लेकिन अब इसकी दूसरी अल्टरनेटिव व्याख्या भी होती है, और वो व्याख्या यह होती है कि अशोक अपने स्तंभों के अंदर जो अभिलेख लिखा है उसमें वो ये कह रहा है कि हमने जो धम्म का सिद्धांत विकसित किया है वो पुराण प्रकृति पर आधारित है। पुराण प्रकृति माने पुरानी परंपरा पर आधारित है। तो पुरानी परंपरा पर यदि हमारा सिद्धांत आधारित है, वो ये कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, और वो ये कह रहा है कि कम से कम वाक संयम माने बचोगति का पालन करना चाहिए, संभव हो तो सार वृद्धि का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये मानकर चलें कि उसने जो मूर्तियां चुनी थी बौद्ध धर्म से चुनी होगी? पुराण प्रकृति का मतलब है कि वेद से, उपनिषद से, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, सबसे प्रभावित हो, और सबको कह रहा है कि सब मिलजुल के रहिए और सब एक दूसरे से सार वृद्धि करिए, मैंने एक दूसरे से सीखिए, और कम से कम एक दूसरे के खिलाफ कठोर वचन का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिए, वाक संयम का पालन कीजिए। तब हम देखें कि इन पशुओं का संबंध क्या अन्य धर्मों से बैठता है? तो बिल्कुल बैठता है। जिन भी पशुओं को चुनिए तो आपको सभी धर्मों में पशुओं का महत्व नजर आएगा, तो जानबूझकर इसीलिए वह ऐसे पशुओं का चयन करता है। ये बात समझ पा गए? तब अगला मुद्दा है कि सारनाथ में 4 सिंह है, तो 4 सिंह क्या कह रहे हैं? तो इसकी जो शुरुआती व्याख्या की गई वो ये कि वो चक्रवर्ती सम्राट है, चारों दिशाओं में उसके प्रभुत्व का ये प्रदर्शन करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लगता। जो सम्राट ये कह रहा है कि हम अब विस्तार नहीं करेंगे, जो सम्राट ये कह रहा है कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, जो सम्राट ये कह रहा है कि अब मुझे कलिंग के युद्ध का 1000वां हिस्सा भी खून बहाना पड़े तो मैं नहीं करूंगा, वो सम्राट क्या 4 सिंह बनाएगा दुनिया में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करने के लिए? तो अब इसकी अल्टरनेटिव व्याख्या की गई है। अब इसकी अल्टरनेटिव व्याख्या में जो मुझे व्याख्या सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो राधा कृष्णन की व्याख्या है, जिस व्याख्या के साथ भारत सरकार ने उसे अपनाया है। तो भारत सरकार की व्याख्या इस प्रकार की हुई थी कि वो कह रहे हैं क्या कि भेड़ों की एकता से इतिहास नहीं बनता। इतिहास तभी बन सकता है जब सिंहों में एकता हो। सिंहों की अपनी सीमा होती है और उनकी अपनी खासियत होती है। खासियत यह होती है कि उनमें पराक्रम है, उनमें वो जो वेलोर है, वो जो एनर्जी है, उनमें वो जो करेज है, वो सब अनलिमिटेड है और अनपैरेलल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें ईगो बहुत होता है कि इस जंगल का एक ही शेर,
कि मेरे सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता, ईगो उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देता है। यदि वो अपने ईगो से ऊपर उठ सकें तो दे कैन क्रिएट हिस्ट्री। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच में वो मैसेज देना चाह रहा है कि यू हैव योर ओन कल्चर। अपने कल्चर के बीच में यदि तुमने कोई एग्जिस्टेंस डेवलप कर लिया, देन यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। और भारत ने भी इसी तरीके से अपनाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। तो हिंदुस्तान के लोगों को विविधता के बीच में एकता की शिक्षा मिलती है इन चारों सिंहों के एक साथ रहने से, और ये प्रेरणा मिलती है कि यदि चारों सिंह एक साथ रह लिए तो इतिहास बना देंगे। समझ गए?